प्यारे बच्चों, कक्षा 12 जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं लेसन 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस अध्याय में हमने शुरू में सामान्य परिचय पढ़ा था, उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली पढ़ी थी, उसके बाद मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी या तुलनात्मक लक्षण चुने थे, उनके बारे में पढ़ा था। फिर मेंडल के 3 नियम पढ़े थे। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण या पार्थक्य का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे मेंडलीय नियमों या अनुपातों से विचलन। डेविएशन यानी कि ऐसी स्थितियां देखेंगे जहां पर मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता है या जो F1 या F2 के अनुपात हैं वो मेंडल के नियमों के अनुसार नहीं आते हैं। मेंडल के लिए एक बहुत ही संयोगी घटना ये थी कि मेंडल ने जो 7 जोड़ी लक्षण चुने थे, कितने लक्षण चुने थे मेंडल ने? 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षण यानी कि 14 लक्षण। और मटर में गुणसूत्र भी कितने होते हैं? 14। UN इक्वल टू 14, 14। मटर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या भी 14 होती है और संयोग ये था कि मेंडल ने लक्षण भी 14 ही चुने थे, यानी कि 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षण चुने थे। प्रत्येक लक्षण की जीन एक गुणसूत्र पर स्थित थी, यानी कि एक गुणसूत्र एक लक्षण की वंशागति के लिए उत्तरदायी था। इसलिए मेंडल को अपने 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों या विपर्यासी लक्षणों में प्रभाविता या प्रबलता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन प्राप्त हुआ। सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज के बाद में आनुवंशिकी के क्षेत्र में तेजी से अनुसंधान कार्य शुरू हो गए। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स में तेजी से अनुसंधान के कार्य जो है वो शुरू हो गए। 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई। 3 साइंटिस्ट थे, डी वरीज, टी शर्मैक, कार्ल कोरेंस। अलग अलग देशों के थे, अलग अलग जगह पर ये प्रयोग कर रहे थे। वहां पर इन्होंने ऐसे ही रिजल्ट पाए जैसे मेंडल को मिले थे, तो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई। इस पुनर्खोज के पश्चात आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान, बहुत सी खोजें शुरू हो गई और वैज्ञानिकों को ऐसे केस भी प्राप्त हुए, ऐसी आनुवंशिकता भी प्राप्त हुई जहां पर मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता था, यानी कि जहां पर मेंडल के नियम के हिसाब से अनुपात प्राप्त नहीं होते हैं। इन सभी को समझाने के लिए बैटसन ने फैक्टर हाइपोथेसिस दी, कारक परिकल्पना। फैक्टर हाइपोथेसिस कारक परिकल्पना।
किसने दी? बैटसन ने। तो एक बार फिर मैं दोहराऊंगा इसे। मटर के पौधे में 14 गुणसूत्र होते हैं और मेंडल ने भी अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी तुलनात्मक यानी कि 14 लक्षणों को ही चुना था। तो मेंडल के लिए संयोग था कि एक लक्षण की वंशागति के लिए केवल एक ही गुणसूत्र उत्तरदायी था। इसीलिए मेंडल को प्रबलता या प्रभाविता मिली, पृथक्करण मिला और स्वतंत्र अपव्यूहन मिला। सन 1900 में मेंडल की खोज, जो मेंडल के नियम थे उनकी पुनर्खोज हुई और वैज्ञानिकों ने तेजी से आनुवंशिकी के क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया। इसमें कई ऐसी स्थितियां प्राप्त हुई जहां पर मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता था, यानी कि मेंडल की तरह के अनुपात प्राप्त नहीं होते थे, यानी कि वहां मेंडल के नियमों से विचलन प्रदर्शित होता था। ठीक है। इस चीज को समझाने के लिए बैटसन ने कारक परिकल्पना या फैक्टर हाइपोथेसिस प्रस्तुत की। ये क्या है? पहला केस ये है किसी एक लक्षण की वंशागति के लिए, किसी एक आनुवंशिक लक्षण की वंशागति के लिए गैर एलीली जीनों का जोड़ा भाग लेता है, यानी कि ऐसे एलील भाग लेते हैं जो एक जीन के नहीं है, अलग अलग जीनों के हैं। इसे कहते हैं बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या मतलब है इसका? कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति में 2 या अधिक गैर एलीली जीनों के जोड़े भाग लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक जीन है ए, एक जीन है बी, एक जीन है सी, एक जीन है डी। ये अलग अलग जीन है। इसके एलील ए, बी, छोटा सी, छोटा डी। तो ये है, ये एक जीन और उसके एलील है, दूसरी जीन और उसके एलील है, तीसरी जीन और उसके एलील है, ये चौथी जीन और उसके एलील हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे मेंडल के नियमों में जितने जो तीनों नियम हमने देखे थे उसमें एक प्रभावी एलील थी और एक अप्रभावी एलील थी। लेकिन इस केस में कई बार क्या होता है कि किसी एक लक्षण की वंशागति के लिए अलग अलग जीनों की 2 या 2 से अधिक एलीलें भाग लेती हैं। इसे कहते हैं बहुजीनी वंशागति। दूसरा केस है बहुयुग्म विकल्पता या बहुविकल्पता। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। कई बार कुछ लक्षणों की वंशागति में एक ही जीन की 2 से अधिक एलील भाग लेती हैं, तब उसे कहते हैं बहुयुग्म विकल्पता या बहुविकल्पता। जैसे रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की वंशागति में 3 एलील भाग लेती हैं, LA, LB, LO।
तो दो से ज्यादा एलील एक ही जीन की जब किसी लक्षण की वंशागति में भाग लेती हैं तब इसे कहा जाता है बहुयुग्म विकल्पता या बहुविकल्पता। तीसरा केस है बहुप्रभाविता। लियोट्रोपी। कई बार एक ही जीन एक से ज्यादा असंबद्ध लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करती है। एक जीन एक से ज्यादा लक्षण, ऐसे लक्षण जो आपस में संबंधित नहीं होते हैं, एक से ज्यादा लक्षणों की वंशागति अगर एक ही जीन के द्वारा हो तो इसे कहते हैं बहुप्रभाविता, प्लियोट्रोपी। तो ये फैक्टर हाइपोथेसिस है जो बेटसन ने प्रस्तुत की थी, कारक परिकल्पना। इसमें पहला है बहुजीनी वंशागति। अगर किसी एक लक्षण की वंशागति के लिए, किसी एक आनुवंशिक लक्षण की वंशागति के लिए दो या दो से अधिक गैर एलीली जीन भाग लेती हैं, यानी कि अलग अलग जीनों की एलील भाग लेती हैं, तो इसे कहते हैं बहुजीनी वंशागति। आप आगे पढ़ोगे, इसमें मनुष्य की त्वचा का रंग इसका एक उदाहरण है। इसी तरह से बहुयुग्म विकल्पता या बहुविकल्पता, अगर किसी एक आनुवंशिक लक्षण की वंशागति में किसी एक जीन की दो से अधिक एलील भाग लेती हैं तो उसे कहते हैं बहुयुग्म विकल्पता या बहुविकल्पता। जैसे रक्त समूह की वंशागति, इसमें 3 एलील भाग लेती हैं, LA, LB और LO। इसी तरह से तीसरा है बहुप्रभाविता या प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी में एक ही जीन एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक असंबद्ध लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होती है। जीन्स के बीच होने वाली इन पारस्परिक प्रक्रियाओं को दो समूहों में बांटा जाता है। पहला है एलीली जीनों के बीच होने वाली पारस्परिक प्रक्रिया। इसे कहते हैं इंटर एलिलिक और इंट्राजीनिक जीन इंटरेक्शन। इसमें जो जीन आपस में अंतरक्रिया करती हैं वो एक ही जीन की दो या दो से ज्यादा एलील होती हैं। इंटर एलिलिक अलग अलग एलील के बीच, इंट्राजीनिक एक ही जीन की अलग अलग एलील के बीच होने वाली पारस्परिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? एलीली जीनों के बीच होने वाली पारस्परिक प्रक्रिया। दूसरा होता है गैर एलीली जीनों के बीच होने वाली पारस्परिक प्रक्रिया या क्रिया, पारस्परिक क्रिया या प्रक्रिया, इसे कहेंगे
इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन, या इसे नॉन एलिलिक भी कहते हैं, नॉन एलिलिक या इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। अगर अलग अलग जीनों के बीच में जो एक ही गुणसूत्र पर अलग अलग स्थलों पर होती हैं, उनके बीच में अंतर क्रिया हो, या अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित अलग अलग जीन के बीच में अंतर क्रिया हो, तो उसे कहते हैं गैर एलीली जीनों के बीच होने वाली पारस्परिक प्रक्रिया। तो जीनों के बीच जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उनके फलस्वरूप अलग अनुपात आते हैं। उन्हें हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं एलीली जीनों के बीच, यानी कि एक ही जीन की दो या दो से ज्यादा एलील जो गुणसूत्र के उसी स्थल पर होती हैं, उनके बीच होने वाली पारस्परिक प्रक्रिया। दूसरा है गैर एलीली जीनों के बीच होने वाली पारस्परिक प्रक्रिया, यानी कि अलग अलग जीनों के बीच जो गुणसूत्र में अलग अलग स्थलों पर होती है, एक ही गुणसूत्र पर हो या अलग अलग गुणसूत्रों पर हो, अगर उनके बीच में अंतर क्रिया हो रही है तो उसे कहते हैं गैर एलीली जीनों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया। अब हम इसमें शुरू वाला हेडिंग पढ़ेंगे, एलीली जीनों के बीच होने वाली पारस्परिक प्रक्रिया। इसमें पहला केस है अपूर्ण प्रभाविता का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या आंशिक प्रभाविता, पार्शियल डोमिनेंस। आंशिक प्रभाविता भी कहते हैं इसे। पार्शियल डोमिनेंस या सम्मिश्रण वंशागति भी कहते हैं। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ये नाम है इसके। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या आंशिक प्रभाविता, पार्शियल डोमिनेंस या सम्मिश्रण वंशागति, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ये अलग अलग नाम है इसके। या सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं इसे। इसकी खोज सन 1903 में कार्ल कोरेंस ने की थी। इसका एक उदाहरण है गुलाबांस में। गुलाबांस एक पौधा है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिराबिलिस जलापा। इसका जो नाम है बायोलॉजिकल वो है मिराबिलिस जलापा। इसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। 4 o'clock प्लांट।
गुलाबांस, फोरोक्लोक प्लांट या मिराबिलिस जलापा में पुष्पों के रंगों की वंशागति। दो तरह के फूल होते हैं, कुछ पौधों में लाल फूल होते हैं, कुछ पौधों में सफेद फूल होते हैं। जब एक लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस कैपिटल आर एक सफेद फूल वाले पौधे के साथ कराया जाता है, सफेद फूल स्मॉल आर, ये क्या है, पेरेंट, ई या E1 जनक। ये समयुग्मजी है क्योंकि इसमें दोनों जीन, दोनों एलील एक जैसी हैं, बड़ा आर और बड़ा आर। ये भी समयुग्मजी है क्योंकि इसमें भी दोनों एलील एक जैसी हैं, छोटा आर और छोटा आर। जब एक लाल फूल वाले समयुग्मजी पौधे का क्रॉस एक सफेद फूल वाले समयुग्मजी पौधे के साथ कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, पहले इसके बीच की स्थिति देख लें। इससे जो युग्मक बनेंगे उसमें कौन सी एलील होगी, बड़ा आर। इससे जो युग्मक बनेगा इसमें कौन सी एलील होगी, छोटा आर। ये है युग्मक। पेरेंट में गुणसूत्र 2n होते हैं, युग्मक में आधे रह जाते हैं n। इनके निषेचन से प्रथम पीढ़ी में बड़ा आर और छोटा आर, ये क्या है, F1 पीढ़ी। अगर यहां मेंडल का नियम लागू होता तो कैसे फूल प्राप्त होते, बड़े आर की वजह से लाल फूल प्राप्त होते क्योंकि बड़ा आर छोटे आर पर क्या होता, प्रभावी होता। लेकिन यहाँ प्रभाविता के नियम का पालन नहीं होता है। यहाँ पर मिलते हैं गुलाबी फूल। कैसे फूल मिलते हैं, गुलाबी फूल, यानी कि इन दोनों एलील के रंगों का मिक्सचर, बड़े आर की वजह से लाल रंग, छोटे आर की वजह से सफेद रंग, दोनों का मिक्सचर क्या हो गया, गुलाबी। तो यहाँ पर कैसे फूल प्राप्त होते हैं, गुलाबी फूल प्राप्त होते हैं। अगर मेंडल का नियम लागू होता, प्रभाविता या प्रबलता का नियम लागू होता तो यहाँ पर कैसे फूल मिलने चाहिए थे, लाल फूल मिलने चाहिए थे बड़े आर के कारण। लेकिन यहाँ पर कैसे फूल मिले, गुलाबी फूल मिले, यानी कि बड़ा आर छोटे आर पर प्रभावी नहीं है, आंशिक प्रभावी है। इसलिए यहाँ पर कैसे फूल मिले, गुलाबी फूल मिले। जब इनमें स्वपरागण कराया जाता है तो दो तरह के युग्मक मिलते हैं, बड़ा आर और छोटा आर। इनका चेकर बोर्ड बनाकर देखें, अगर बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर बड़ा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, छोटा आर छोटा आर। तो यहाँ पर अगर हम देखें जिसमें बड़ा आर है वो कौन सा होगा, लाल फूल वाला। जिसमें बड़ा आर छोटा आर है वो कैसे होंगे, लाल ना होकर के गुलाबी। और जिसमें छोटा आर है वो कैसे होंगे, सफेद। यहाँ पर जो अनुपात मिलता है, एक ये, दो ये, एक ये, 1:2:1। दृश्य रूपी फिनोटाइप अनुपात भी यही है और जीन रूपी अनुपात भी यही है। ये देख ले, एक बार फिर देखो, प्रथम पीढ़ी में जब स्वपरागण कराया गया तो दो तरह के युग्मक प्राप्त हुए, बड़ा आर और छोटा आर। इन युग्मकों को चेकर बोर्ड के द्वारा निषेचन करा के दिखाया गया, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर बड़ा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, छोटा आर छोटा आर।
तो एक तो मिला बड़े आर वाला यानी कि लाल, दो मिले बड़ा आर छोटा आर यानी कि गुलाबी, एक मिला छोटा आर यानी कि सफेद। यानी कि यहाँ पर जो दृश्य रूप अनुपात है, बाहर से देखने पर दृश्य रूप अनुपात, फिनोटाइप रेशो कितनी है, 1:2:1, और जीन रूपी अनुपात भी यही है, जीन रूपी अनुपात भी 1:2:1 ही है। मेंडल के नियम में जब हमने लंबे और बौने पौधे का क्रॉस कराया था तो हमें F2PD में ही है, F2PD में दृश्य रूप में बाहर से देखने पर 3 पौधे लंबे थे, एक पौधा बौना था, यानी कि अनुपात क्या था दृश्य रूप 3:1। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर दृश्य रूप अनुपात है 1:2:1, एक लाल रंग का, 2 गुलाबी रंग के, एक सफेद रंग का। जीन रूप अनुपात में एक बड़े आर वाला, 2 बड़े आर छोटे आर वाले, एक छोटा आर वाला, यानी कि जीन रूप अनुपात भी 1:2:1 प्राप्त होता है। तो यहाँ मेंडल के का जो प्रभाविता का नियम था वो अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर बड़ा आर और छोटा आर दोनों अपना प्रभाव दर्शाते हैं, इसलिए पुष्प का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। इसी तरह का एग्जाम्पल एक पौधा होता है जिसे कहते हैं एंटीरिनम। एंटीरिनम में या इसे स्नैपड्रैगन भी कहा जाता है या डोग फ्लावर। इसमें भी ऐसे ही लाल रंग और सफेद रंग के पुष्पों की वंशागति होती है, उसमें भी अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित होती है। तो एक तो गुलाबांस का एग्जाम्पल हो गया, दूसरा हो गया एंटीरिनम। इसमें जो लक्षण है वो है पुष्प का रंग, लाल फूल वाले पौधे और सफेद फूल वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराया जाता है। गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे भी इसमें प्राप्त होते हैं आंशिक प्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता के कारण। एक एग्जाम्पल लेंगे हम जंतुओं वाला। ये तो पौधों में था, इसी तरह से जंतुओं में एक होता है ब्लैक एंडेलुसियन फाउल। काला रंग का हिंदी में से कहते हैं एंडलड्यून मुर्गा। काला एंडलड्यून मुर्गा, इसका क्रॉस सफेद रंग के पर वाले मुर्गे से कराया जाता है, ब्लैक। दूसरा लेते हैं वाइट स्प्लैश्ड चित्तीदार रंग वाले पर के मुर्गे के साथ जब इसका क्रॉस कराते हैं, ब्लैक कलर प्रभावी है, ये कैसा है, प्रभावी, और ये कैसा है, अप्रभावी। लेकिन प्रथम पीढ़ी में कलर मिलता है ब्लू। तो यहां पर जो संबंध होना चाहिए था प्रभावी और अप्रभावी का,
वो संबंध नहीं रह जाता है। ब्लैक कलर पूरी तरह से व्हाइट स्प्लैश पर प्रभावी नहीं है, चित्तेदार रंग पर प्रभावी नहीं है। दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण नया रंग आ जाता है जिसे कहते हैं ब्लू कलर। यह आता है F1 पीढ़ी में। और F2 पीढ़ी में जो अनुपात मिलता है 1:2:1, एक काला, 2 नीले, एक चित्तेदार। तो जिस प्रकार से हमने गुलाबांश में पुष्पों की वंशागति में देखा था, लाल, गुलाबी और सफेद 1:2:1, इसी तरह से इसमें भी यही अनुपात आता है 1:2:1। इसका कारण ये है कि जो ब्लैक कलर है वो व्हाइट स्प्लैश चित्तीदार रंग पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। इसलिए जब दोनों जीन एक साथ आती हैं, दोनों एलील एक साथ आती हैं ब्लैक और व्हाइट की, तो मुर्गे ब्लैक ना होकर के कैसे हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं, क्योंकि दोनों जीन अपना अपना प्रभाव दिखाती हैं और उन दोनों के मिश्रण से नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसे ऐसे यहाँ पर ब्लू से प्रदर्शित किया गया है। इसलिए इसे सम्मिश्रण वंशागति भी कहते हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण।